एक 5 साल की लड़की जब अपनी होश को संभालती है और वो जब समझती है समाज को, और जब उसके कानों में ये खबर पड़ती है कि मुगलों का राज खत्म हो गया और हमारे देश में अंग्रेजों का राज शुरू है, तो बताते हैं वो लड़की दिन रात नाचा करती और कहा करती कि बहुत अच्छा हुआ, मुगलों का राज खत्म हो गया। आज मुझे वो खुशी मिली है जो शायद मुझे बीते 1000 जन्मों से नहीं मिल रही। आखिरकार वो 5-6 साल की लड़की इतना नृत्य, इतना नाच क्यों करती है? एक ब्राह्मण की बेटी होती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते और वो कहती है कि मुगलों के राज से बढ़िया अंग्रेजों का राज है। हालांकि राज कोई भी अच्छा नहीं था दोस्तों। जब उन पलों को याद करते हैं, अपने बूढ़े बड़ों के या अपने बुजुर्गों की उन जिंदगी को याद करते हैं, तो आंखें भर आती हैं, दुख होता है। जिसने भी इस देश पर शासन किया केवल लूटा, खाया और खोसा। इस बात से आप भी भलीभूत जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन अब कलेजा पीटे से क्या फायदा जब सब कुछ खत्म हो गया, जब एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अब कुछ भी नहीं रहा। जब लोग कह जाते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है। आखिर क्यों ये 5 साल की लड़की, जिसका नाम संस्कृति होता है, बड़ा खूबसूरत नाम था और ये लड़की भी बहुत खूबसूरत होती है, कहती है कि बाबा मेरा बदला पूरा हो गया, मेरी कहते ना कि मुझे अब जीने की इच्छा मिल गई। इस लड़की के साथ ऐसा क्या घटित हुआ था? दोस्तों, मुगलों के काल से कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं। पहले हमारी ब्याह शादियों में, अगर आपको नहीं पता हो तो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये रात क्यों जगती है? लड़के लड़की की शादी में रात को क्यों जगाया जाता है, जबकि पहले जो हमारी परंपराएं थी उनमें ये हिस्सा नहीं था रात जगाने का। अब आप लोग कितने लोग जानते हैं कि ये रात क्यों जगती है? मुझे जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे बताने से पहले क्या आपको पता था? मैं बताना चाहती हूँ, रात जब से हमारे देश में मुगलों का शासन आया था तब से शुरू हुई थी, क्योंकि ये लुटेरे थे, दुल्हन को लूट कर ले जाया करते थे। तो घर के लोग, पहले तो इंसान भी रात में जागा करते थे, लेकिन अब वो परंपरा बन चुकी है, तो रात को महिलाएं जागा करती ताकि घर में से कुछ सामान ना निकल जाए, या मतलब घर को लूटने के लिए मुगल ना आ जाए, वरना पहले ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। और यहाँ पर लड़की की रात को एक दिन पहले जगाया जाता है, ज्यादा डर रहा करता कि कहीं हमारी लड़की को उठाकर ये लोग ना ले जाएं। इसी वजह से रात को जगाना शादियों में अब एक परंपरा बन चुकी है। आप मेरी इस बात से कितने सहमत हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, घूंघट की प्रथा कहां से आई है? हमारे देश में घूंघट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब से मुगल आए तब से हमारे देश में घूंघट हो चुका, क्योंकि उनकी नजरें हमारी महिलाओं पर रहती थी, तो हमारी महिलाएं अपने आप को छुपाने की कोशिश किया करती थी और एक पर्दा की प्रथा हमारे देश में जन्म ले लेती है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमसे जुड़ी हुई थी, ये पहले काल की चीजें थी। अब इन चीजों को उसी तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो मुगलों की वजह से हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमती हैं और जिन्हें हम आगे फॉलो कर रहे हैं। आप कितना सहमत हैं, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के सामने रख रही हूं ना, उसे सुनकर तो आप अपने कानों पर उंगली रख लोगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आपको स्टोरी से रूबरू कराते हैं, एक दिलचस्प और एक दुख भरी कहानी जिसके साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक पंडित जी से शुरुआत करते हैं। पंडित जी की बेटी का नाम वेदना होता है। वेदना बला की तरह खूबसूरत थी। दोस्तों, वेदना इतनी खूबसूरत थी बचपन से ही कि पंडित जी अपनी बेटी को घर से नहीं निकलने दिया करते थे। पंडित जी के घर में एक गाय होती है, जिनके कारण वो दूध पीते हैं। और यहाँ पर मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब यहाँ पर अकबर के बेटे, जो इनका नाम जहांगीर होता है, जहांगीर का राज चल रहा था। यानी आगरा के समीप की आपको एक घटना मैं बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पर वेदना बहुत खूबसूरत होती है और यहाँ पर जहांगीर का एक सूबेदार होता है जिसका नाम खुर्रम होता है। खुर्रम नाम से ही खुर्रम नहीं था, ये बहुत अकड़ू और बहुत ही ज्यादा वहसी किस्म का इंसान था। खुर्रम अकबर के बेटे जहांगीर का सूबेदार होता है।
अकबर का बेटा जहांगीर भले ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, हमेशा नशे का आदी था, लेकिन यहाँ पर जो उसके आलिंदा थे या आसपास काम करने वाले थे, वो अपने काम को बखूबी निभाते हैं, मुगलिया संतुलन को आगे बढ़ा रहे थे और इसमें कोई दो राहे नहीं थे। खुर्रम के इलाके में जहां के वो सूबेदार होते हैं, वहीं पर ये पंडित जिनकी बेटी का नाम वेदना होता है, वेदना बहुत खूबसूरत थी और दिन पर दिन जवान हो रही थी। खुर्रम आसपास वहां पर चक्कर लगाया करते थे। जब पंडित जी को पता रहा करता कि खुर्रम आने वाला है तो वो अपनी बेटी को छुपा कर रखता, क्योंकि खुर्रम जो भी खूबसूरत लड़की दिखा करती उस पर अपनी उंगली रख दिया करता। यहाँ पर पंडित जी की जो बेटी होती है गरीब ब्राह्मण था, तो जो यहाँ पर वेदना होती है वो एक लड़के से प्रेम भी करती है। लड़का बहुत खूबसूरत होता है, पंडित की ही बरादरी में से, मतलब इनके ही मतलब कहते हैं ना कि इनकी ही कास्ट बोलूं मैं, अब क्या बोलूं, इनके ही कुल के तरह होता है, यानी वो भी पंडित ही होता है। अब खुर्रम आने पर एकदम से लड़कियां अपने घर के अंदर चली जाया करती थी और यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बाहर रहा करते थे। खुर्रम कहते हैं ना कि उन लोगों ने देश को लूटा, महलों में लगाया, तो यहाँ पर कर वसूल किया जाया करता था। खुर्रम के जरिए खुर्रम के साथ सेना हुआ करती थी। अब क्या होता है, आंगन में, अंदर आंगन में एक गाय, मैंने आपको बताया गाय बंधी हुई होती है। वेदना जो होती है गाय से बहुत प्रेम करती है। वेदना बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि बिना श्रृंगार के ही वो बहुत ही खूबसूरत लगा करती थी। अब यहाँ पर वेदना की जो गाय होती है, उस गाय का बछड़ा छूटकर बाहर की तरफ भागने लगता है। दोस्तों, मुगलों की जो सेना थी या जो भी लोग थे वो सभी चीज को पकड़ कर ले जाया करते थे। वेदना समझती है कि मैं इसको पकड़ लूंगी और वेदना उस बछड़े के पीछे बाहर आ जाती है। उस बछड़े के पीछे जब वो बाहर आती है तो यहाँ पर जो सूबेदार खुर्रम होता है उसकी नजर वेदना के ऊपर पड़ती है। वेदना के ऊपर जब सूबेदार की नजर पड़ती है तो सूबेदार एक अलग ही रूप में वेदना की तरफ देखने लगता है और पंडित से कहता है कि क्यों रे पंडित, तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत अमानत है और तुमने हमसे इसे छुपा कर रखा। तो पंडित कहता है कि छुपा कर भले ही रखा, ये मेरी बेटी है और इसकी तरफ अपनी नजरें मत दिखाना। और यहाँ पर पंडित वेदना से कहता है कि वेदना, तुम अभी अंदर जाओ। वेदना को पंडित अंदर भेज देता है। सूबेदार की नजरों में वेदना चढ़ चुकी थी। सूबेदार वहां से जाने का नाम नहीं लेता है क्योंकि वेदना उसे इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है। दोस्तों, ये हकीकत थी। क्या होता है कि वेदना तो अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर जो खुर्रम होता है उसने एक कहते हैं कि रणनीति बनाई। रणनीति क्या बनाई कि अब वो गांव में खबर ही नहीं करता है कि सूबेदार आ रहा है कर वसूल करने के लिए, क्योंकि उसे वेदना को देखना था। यहाँ पर सूबेदार खुर्रम को वेदना इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो सोते वक्त भी वेदना के सपने देखता है, वेदना के ख्वाबों में खोने लगता है और चाहे कितनी भी दौलत लुट जाए उसे वेदना हर हालत में चाहिए थी। वेदना दूसरे लड़के से प्यार करती है। दोस्तों, यहाँ पर ये मामला बहुत उलझने वाला था और ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हमारे समाज ने या हमारी किताबों से कहीं दूर निकल चुकी है, लेकिन ये राज खुलते हैं दूसरा जन्म लेने के बाद। अब क्या होता है, जो वेदना होती है अब एक दिन पानी का मटका लेकर जा रही थी, पानी भी भरा करती थी उस गांव में, पानी का मटका लेकर जा रही थी, तभी खुर्रम अकेले बिना सेना के उस गांव में प्रवेश करता है। वो वेदना को देखता ही देखता उसका पीछा करता है और वेदना, मैं आपको बता रही हूँ, जिस बछड़े से वो बहुत ज्यादा लगाव था, गाय के बछड़े से, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम किया करती थी, कि मतलब बहुत पूजनीय माना करती थी, तो वो खुलकर वेदना के पास आकर खड़ा हो जाता है। वेदना सर पे माठ होता है, मतलब एक मटका होता है पानी का, और हाथ में आप सोचते हो जब छोटा सा बछड़ा होता है तो वो खींच ले जाता है। अब यहाँ पर इसको जो खुर्रम है उस बछड़े को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो खुर्रम को खींच ले जाता है बछड़ा।
तो वेदना कहती है कि तुम्हारे बस का नहीं है, और वेदना उसे पकड़कर चलने लगती है और वो वेदना को खींच नहीं पाता है। तो इस चीज से जो खुर्रम होता है उसे वेदना की शक्ति का पता चलता है कि मैं एक मर्द होकर इस बछड़े को नहीं रोक पाया, और इसके सर पर माट भी है, मटका भी है, और ये तब भी इस बछड़े को रोक रही है। अब यहाँ पर वेदना के लिए प्रेम जो खुर्रम की आंखों में होती है और ज्यादा बढ़ जाती है, और वो वेदना को हर हालत में पाना चाहता था। यहाँ पर क्या होता है कि वेदना अपने घर चली जाती है, खुर्रम वहां से चला जाता है, लेकिन आसपास के लोग भयभीत हो जाते हैं कि खुर्रम आया था, और कुछ लोग कहते भी हैं कि पंडित जी तुम्हारी बेटी पर खुर्रम की नजर है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो पंडित होता है वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है, और दूसरी तरफ जो खुर्रम होता है, क्योंकि वो एक मुगल था, वो अपना रिश्ता पहुंचा देता है इस पंडित जी के घर। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जब ये बात वेदना को पता चलती है तो वेदना कहती है कि पिताजी मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं उन लोगों के पास नहीं जाऊंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। एक पिता कहता है, पंडित कहता है कि बेटी चाहे पूरे कुल को समाप्त होना पड़े, लेकिन हम भी तुम्हें वहां पर नहीं भेजेंगे। दोस्तों यही कश्मकश चल रही थी। खुर्रम दबाव बनाता है, वेदना प्रेमी को बताती है कि ऐसा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इतना दबाव पड़ने लगता है कि खुर्रम बहुत सारा सोना चांदी लेकर इस पंडित के दरबार पर आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, हर हालत में चाहिए। अगर तुम निकाहनामे से बेटी नहीं दोगे तो मैं जबरन तुम्हारी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा। और दोस्तों ये कोई नई बात नहीं थी, वो पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पंडित जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वेदना इन चीजों से घिर चुकी थी। वेदना सामने आकर कहती है कि देखो अपनी हद में रहो, मैं बिल्कुल भी वहां नहीं जाऊंगी, मेरे धर्म के विरुद्ध है। अगर तुमने ऐसा किया तो चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, पर मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, ये हमारे परंपरा से परे है। खुर्रम ने कह दिया था कि तुम कितनी भी मना कर लो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। खुर्रम उसके पास खड़ा होकर कहता है कि तुम्हें पता है मुझे रातों को नींद नहीं आती तुम्हारे बिना। दोस्तों यहाँ से खुर्रम अब की बार चला जाता है और यहाँ पर साफ चेतावनी देकर जाता है कि मैं ज्यादा फौज के साथ और तुम्हारी बेटी को अब लूट कर ले जाऊंगा। एक चिट्ठी, उस समय क्या बताऊं, एक खत उनके घर पहुंचाया जाता है लूटने के लिए, जैसा कि वो लोग करते थे कि पहले एक चिट्ठी भेजते और अब तुम्हारी बेटी को उठाया जाएगा, बिल्कुल वार्निंग देकर। जब वेदना के घर ये खत आता है तो वेदना अब चारों तरफ से जब घिर जाती है तो वेदना अपने पिता से कहती है कि पिताजी मैं वहां नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे अपने प्राण त्यागने हों, लेकिन मैं उस वहसी खुर्रम के पास नहीं जाऊंगी जो हमारे गांव की कई लड़कियों को ले जा चुका है। दोस्तों वहां पर वो उन्हें अपनी एक तरीके से, मैं क्या आप लोगों को बताऊं, नौकर बनाकर रखता है। अब यहाँ पर वेदना क्या करती है, उसने अपने पास जहर रख लिया था। वो अपने प्रेमी से कहती है कि इस जन्म में हम नहीं मिल पाए और ना ही हम मिल पाएंगे, क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी भी करूं तो ये इलाका खुर्रम का है और खुर्रम हमें कहीं पर भी नहीं रहने देगा। दोस्तों वेदना उस दिन बहुत चाव से चावल बनाती है बिना अपने पिता को बताए, क्योंकि तभी यहाँ पर जो खुर्रम था वो आने वाला था अपनी सेना के साथ। वो घड़ी घंटा समय का अंदाजा लगाती है, कहती है कि माँ आज मेरा चावल खाने का मन है। ये बात वेदना के परिवार को भी पता नहीं चलती है और ये बात होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उस समय की जब मुगल काल, जहांगीर का काल चल रहा था। इसके बाद वो खाना बनाती है और अपने खाने को कहती है कि आज मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं आज जल्दी भोजन कर सकती हूँ। जो शाम का वक्त था उससे पहले ही वेदना भोजन करती है और चावलों की एक एक कौर के साथ उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपने माँ बाप से कह रही थी कि भगवान हर जन्म में मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। और वेदना जो खूबसूरत थी, बहुत सुंदर जिसकी देह थी, वो उन चावलों को खाती रहती है। खाने के बाद जी भर के पानी पीती है और अपनी माँ की गोद में सर रखती है। माँ से कहती है कि माँ जरूर भगवान हमारे साथ न्याय करेगा, जो अन्याय हमारे भारत देश में चल रहा है वो जरूर एक ना एक दिन मिटेगा। दोस्तों ऐसी हजारों कहानी आपको मिल जाएंगे जैसी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। वेदना दोबारा आती है,
वो अपनी माँ से कहती है तो माँ को कुछ आभास होता है, कहती है कि बेटी आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि माँ भी रो रही थी कि अब यहाँ पर खुर्रम आएगा और हमारी बेटी को ले जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तभी जो वेदना होती है उसकी लंबी सांसें पड़ने लगती हैं, घोड़े की पैरों की आवाज सुनाई देती है। वेदना लंबी लंबी सांसें ले रही थी और मुंह से झाग आने लगता है। खुर्रम घोड़े से उतरकर जब नीचे भीतर आता है, उनके घर में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर वेदना की आंखें निकली हुई थी और मुंह से झाग निकला हुआ था। जब खुर्रम ये सब कुछ देखता है तो वेदना के सर को हाथ लगाता है और कहता है कि वेदना तुमने सही नहीं किया, मैं अब कैसे रातों को सोऊंगा, मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही, तुमने ये ठीक नहीं किया है, मैं तुम्हारे माँ बाप को भी मार दूंगा। वो ऐसा पागल सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो माँ बाप को नहीं मारता है। दोस्तों खुर्रम के अरमानों पर पानी फिर चुका था और खुर्रम वहां मुंह की खाकर वहां से वापस जाता है। वेदना का अंतिम संस्कार भारी दुख के पलों के साथ किया जाता है और यहाँ पर पूरे गांव के लोग वेदना के जय जयकारे लगाते हैं, कहते हैं कि इस बेटी ने इस गांव की मर्यादा को बदल दिया। आज तक जो बेटियां लुटती आ रही थी, इसने उस राह को ही बदल दिया। दोस्तों उसके बाद कहा जाता है कि खुर्रम जब भी ऐसी कोशिश करने की, गलती करने की कोशिश करता है तो लड़कियां यही राह अपनाया करती थी, क्योंकि उनका बस नहीं चलता है। इसके बाद कई शासक आते हैं, मुगलों के ऊपर लड़ाई भी होती है, बहुत कुछ चलता है, बहुत लंबा इतिहास है, मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ वेदना की कहानी समाप्त हो जाती है। उधर वेदना का जो प्रेमी होता है वो भी जहर ही खाकर अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देता है। दोनों प्रेमी प्रेमिका चले जाते हैं कुछ देर के अंतर के बाद, लेकिन किसी को भी उनकी प्रेम कहानी के बारे में नहीं पता चलता है। उधर जो खुर्रम होता है, रातों की नींद दिन का चैन खो जाता है, उसे केवल वेदना ही नजर आती है। लेकिन यहाँ पर पंडित कहता है कि मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारे कुल के जितने वारिस हैं एक दिन भीख मांगकर खाएंगे और अपने बच्चों के खाने तक भी लाले पड़ जाएंगे। दोस्तों आज उस पंडित के श्राप को देखकर मुझे बहुत ही एक हैरान करने वाली जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। मैं विकिपीडिया के अनुसार एक खबर देख रही थी जहां पर मुगलों के वंशज अपने हक के लिए कोर्ट केस या कानून में कर रहे हैं और बहुत वो भावुक महिला हो रही थी। हालांकि उस महिला को ये सोचना चाहिए कि उनके पुरखों या उनके बड़े बूढ़ों ने क्या किया था इस देश की जनता के साथ, इस देश के गरीब लोगों के साथ, जो उन्हीं लोगों ने गरीब किए थे। मैं सच्चाई को सबके सामने रखती हूँ। वो महिला आज अपने हक के लिए दुहाई लगाती है, कहती है कि हमारे पास इतनी थी। मुगलों की जो हैं अभी वंशज हैं, वो बताते हैं अपने आप को कि हम मुगलों के वंशज हैं। तो पंडित जी का आशीर्वाद फला, उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं। 1200 रुपए तनख्वाह पर वो अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कमाएं नहीं और बैठकर खाएं। हालांकि मैं उन पर ज्यादा नहीं बोल सकती और यहाँ पर वेदना की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों 1800 में वेदना वापस इसी पंडित के कुल में लौटती है। पंडित की कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, 18 से 1880-90 में लौटती है। लौटने के बाद जो वेदना होती है, अब ये इस घर में ही पैदा हुई थी जिस घर में इसकी मृत्यु हुई थी, जहां पर इसकी जो कथा है वो सभी सुना करते थे। वेदना का दूसरा जन्म होता है और अब की बार वेदना का नाम इस पंडित कुल में संस्कृत रखा जाता है। संस्कृति नाम से इस लड़की को माना जाता है। अब यहाँ पर संस्कृति धीरे धीरे बड़ी होती है। वो अपने ही घर में पैदा हुई थी, दूसरा उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में खुर्रम खटकता था। वो खुर्रम को अब भी याद रखती है। धीरे धीरे वो जब बड़ी होती है ना, 5 साल की, तो वो कहती है कि मुझे एक यहाँ पर जो सूबेदार है खुर्रम, उसे देखना है। अब बच्ची थी, उसे क्या पता कि खुर्रम यहाँ पर कहाँ पर रखा हुआ है। कई बार घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन खुर्रम। वो कहती है कि जहांगीर का एक सूबेदार है खुर्रम, जो यहाँ पर ये किया करता। अब ये घर वाले हैरान हो जाते हैं। ये कहती है कि मैं वेदना हूँ और अपने पिता का नाम जो परदादा की श्रेणी में इनकी आ रहा था, तो सभी इसको फिर पूजनीय मानने लगते हैं। इसकी बहुत मान्यता है। दोस्तों यहाँ पर जब इसको पता चलता है कि खुर्रम इस दुनिया में नहीं है, उसका दूसरा जन्म हुआ है, धीरे धीरे उसको पता चलता है कि मुगल काल समाप्त हो चुका है, अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो ये लड़की बहुत खुशी मनाती है, बहुत उछलती है, बहुत कूदती है, कहती है
कि भले ही अंग्रेजों का काल चला है, लेकिन दुष्टों से हमें राहत मिली है। बहुत अत्याचार और बहुत खून इस धरती पर बहा है। हिंदुओं का बहुत खून बहाया गया है, बहुत हिंदू बेटियों को लूटा गया है, बहुत चीजें की गई हैं। अच्छा हुआ इनका नाश हो गया। दोस्तों, एक बाप बेटी की आत्माओं से, शायद बहुत लोगों की आत्माओं से मुगलों का इतना बुरा अंत हुआ है, जहां पर लोग आज भी छाती पीटते हैं और कहते हैं कि मुगल ये और मुगल वो। मुगल कुछ भी नहीं थे, लुटेरे थे, चोर थे, डाकू थे, सब कुछ थे, लेकिन वो अच्छे नहीं थे। मैं आपसे कितनी कहूं, हमें जो इतिहास में पढ़ाया जाता है बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ा रहे हो? कैसे महान थे? क्या किया है हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगता है। महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाओ, ढंग से पढ़ाओ, उनके बेटे के बारे में बताओ जिसने अपने पिता की तरह काम किए हम पर। सूरजमल राजा के बारे में पढ़ाओ जिसने कभी भी हार नहीं मानी और कभी भी नहीं हारा। वो कभी भी उसके राज्य को किसी ने भी अपने अधीन नहीं किया। क्या पढ़ाते हैं इतिहास में कि अकबर महान था? हमें नहीं पढ़ना, अकबर महान है। दोस्तों, यहाँ पर मुगलों ने जितना अत्याचार किया ना, हमारे देश में बहुत सारी प्रथाओं को जन्म दिया। आप लोग माने या ना माने, लेकिन उन लोगों की करनी है जो आज बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। मुगलों ने इमारतें खड़ी की, अपने कहते हैं ना कि अपने बच्चों के बच्चों तक का इंतजाम उन लोगों ने यहाँ पर कर दिया, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि भगवान भी कोई चीज होती है। तुम कितना करोगे, नहीं हो पाएगा। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, जहां पर ये जो दूसरा जन्म लेकर संस्कृति आती है, ये अपने प्रेमी को भी याद करती है, उस प्रेमी को बड़ी होकर याद करती है, लेकिन इस जन्म में वो प्रेमी नहीं मिल पाता है। यहाँ पर खुर्रम को वो जानकर भी कि मर गया है, बहुत खुश होती है, अपने कुल में पूरी जिंदगी दोबारा जीकर जाती है, अच्छे से रहकर जाती है। दूसरे जन्म में ये सारे राज खोलती है, सभी के सामने परिवार को बताती है, लेकिन ज्यादा कठिनाई नहीं हो पाती, क्योंकि उसी परिवार में जन्मी थी जिस परिवार में एक कहानी बहुत प्रचलित थी कि हमारी जो बुआ थी वो एक सूबेदार के साथ नहीं गई, उसने जहर खाना पसंद किया, लेकिन वो मुगलों के अधीन नहीं हुई। तो दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसको इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, क्योंकि लोग अपने ऊपर लगे हुए दागों को मिटाने की बहुत कोशिश करते हैं। कर्म तो करते हैं, लेकिन चाहते नहीं है किसी के सामने आए। तो आपकी जो भी राय है, अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जहां पर एक पंडित की बेटी ने साबित कर दिया कि मर तो जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। बहुत सारी ऐसी वीरांगना है हमारे देश की, क्या मैं आपको बताऊं। यहाँ पर आप देखिए कि हमारी जो अग्नि में अपने आप को, कहते हैं ना कि अपने आप को झोंक दिया करती थी, लेकिन अपने पति के बिना दूसरे को गवारा नहीं था। वो आज की नारी नहीं थी, वो त्याग की देवी थी, तपस्विनी थी। बहुत ही ऐसी कहानियां हैं, मैं क्या आपको बताऊं। इन कहानियों को नहीं बताएंगे बढ़ चढ़कर, हमें उन्हें बताएंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। अरे उनकी वजह से तो बहुत कुछ बिगड़ा है। अब आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे आप लोगों के नाम के साथ।